मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए यह प्रार्थना कि सरस्वती नम स्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। हमें सरस्वती की ये कृपा आजीवन प्राप्त होती रहे और हम एक विद्यार्थी बनी रहें। इस मंगल कामना के साथ आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन के स्वरूप या उनकी दिशाओं पर विचार करेंगे। आप सभी को ये तो विदित ही है कि ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम को स्वयंभू कहते हैं। इनके संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ये भाषा के प्रवाह में होते हैं और कहीं भी घटित हो सकते हैं। इनके लिए किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः अनुनासिकता नाम का ध्वनि परिवर्तन इसी में आता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि परिवर्तन परोद्भूत कहा जाता है। इस वर्ग में आने वाले ध्वनि परिवर्तन विभिन्न कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हैं। आज हम कुछ उदाहरणों द्वारा इनके परिवर्तन के स्वरूप या दिशाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे लोप, कभी कभी बोलने में मुखसुख के कारण अथवा शीघ्रता या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। भाषाओं में सबसे अधिक प्रवृत्ति इसी की मिलती है। लोप तीन प्रकार का संभव है: स्वरलोप, व्यंजन लोप, स्वर व्यंजन लोप। आदि, मध्य, अंत की दृष्टि से इनके विभिन्न भेद होते हैं। जैसे स्वरलोप, आदि स्वरलोप में अनाज, नाच, अगर, गर, आहाता, हाता, अभ्यंतर, भीतर, एकादश, 11 है। मध्य स्वर लोप उच्चारण में हिंदी में बहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया है, किंतु अभी लिखा नहीं जाता। उदाहरणार्थ बलदेव, बलदेव, लगभग, लगभग, कृपया, कृपया। इनके लुप्त हो जाने वाले स्वरों को मध्यलोपी स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में डू नोट का डोंट यही स्तर पर लिखा जाता है। अंत्य स्वर लोप मध्य की भांति ही बोलने में हिंदी में के अकारांत शब्दों का अस्वर भी लुप्त हो गया है। इसके कारण धीरे धीरे हिंदी के अकारांत शब्द व्यंजनांत हो गए हैं। जैसे आम, आम, तिल, तिल, राम, राम। इसके कारण भी लोप होता है। व्यंजन लोप, आदि व्यंजन लोप उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक आदि व्यंजनों का अंग्रेजी बोलने में लोप हो चुका है, किंतु लिखने में अभी चल रहे हैं। जैसे साइकोलॉजी, लेकिन इसमें आगे पी लगता है। नो, इसमें आगे के लगता है। राइट, इसमें आगे डब्ल्यू लगता है। हिंदी में भी अनेक संस्कृत शब्द अपने आदि व्यंजन खोकर आए हैं। जैसे स्थाली, थाली, शमशान, मसान, स्थानक, थाना, स्कंद, कंधा, स्फूर्ति, फुर्ती आदि। मध्य व्यंजन लोप जैसे सूची, सुई, घर द्वार, घर बार, आसंदी, आसनी, प्रिय, पिया, सप्त, सात, कर्म, काम, कोकिल, कोयल, गर्भिणी, गाभिन, कार्तिक, कातिक। अंत्य व्यंजन लोप, इसके उदाहरण बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। अंग्रेजी में वाटर, फादर,
आदि र से अंत होने वाले शब्दों का उच्चारण वाटर, फादर आदि तथा र विहीन होता है। जैसे अंग्रेजी कमांड, हिंदी में कमान, कांग्रेस हाई कमान हो गया है तथा बम आदि भी। स्वर व्यंजन लोप, इसमें आदि स्वर व्यंजन लोप, मध्य स्वर व्यंजन लोप, अंत्य स्वर व्यंजन लोप और समध्वनि लोप मिलता है। जैसे नेकटाई से टाई, आदित्यवार से इतवार, ये आदि स्वर व्यंजन लोप का उदाहरण है। मध्य स्वर व्यंजन लोप का अग्रहण, अगहन, भांडागार, भंडार। अंत्य स्वर व्यंजन लोप का माता, माँ, विज्ञप्ति का विनती, नीलमणि, नीलम, भ्रात जाया, भावज, निम्बुक, नींबू, जीव, जी, दीपवर्तिका, दीवट, कुंजिका, कुंजी, आम्र, आम। स्वरध्वनि लोप के अंतर्गत किसी शब्द में यदि एक ही ध्वनि या ध्वनि समूह दो बार आए तो एक का लोप हो जाता है। वस्तुतः एक स्थान पर दो ध्वनियों के उच्चारण असुविधाजनक होते हैं, अतः एक को छोड़ देते हैं। प्राय सभी भाषा में उसके उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ स्वर्ग गंगा, स्वगंगा, नाक कटा, नकटा, खरीददार, खरीददार, ये तो लेखन में भी हैं। नाटककार, नाटकार, संवाददाता, संवाददाता, मानसरोवर, मानसरोवर, पार्ट टाइम, स्नो वाइट, स्नो वाइट, नाम मात्र, नाम मात्र, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी। कभी कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण में मिलते जुलते हो तब भी एक का लोप हो जाता है। आगम लोप का उल्टा आगम है। इसमें कोई नई ध्वनि आ जाती है। उच्चारण सुविधा ही इनके प्रमुख भेदों का कारण है। लोप की भांति इसके भी कई भेद होते हैं। आदि स्वरागम, इसमें शब्द के आरंभ में कोई स्वर आ जाता है। यह स्वर ह्रस्व होता है। बोलचाल में बहुत से लोग संयुक्त संयुक्त व्यंजन के पूर्व आ या ई का आगम उच्चारण सुविधा की दृष्टि से कर लेते हैं। सकुल, स्कूल, सटेशन, स्टेशन, सटूल, स्टूल, स्नान, स्नान, स्नेह, स्नेह, संस्कृत स्त्री बराबर प्राकृत इत्थि। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वदा उसमें ही पूर्व ही स्वर आए। मध्य स्वरागम, मूल व्यंजन की तुलना में संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में कठिनाई होती है, इसलिए बोलने के सुविधे के लिए कभी कभी बीच में स्वर लाकर संयुक्त व्यंजन को तोड़कर दो में विभक्त कर लेते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आदि स्वरागम द्वारा बोलने के लिए आसान बनाते हैं, पंजाबी लोग प्राय उन्हें मध्य स्वरागम द्वारा आसान बनाते हैं। जिन लोगों ने पंजाबियों को बोलते सुना है वे सकुल, सटेशन, सटूल, स्नान, स्प्रिंग आदि मध्य स्वरागम वाले शब्दों से अपरिचित नहीं हैं। जैसे संस्कृत में भी पृथ्वी, पृथ्वी, इंद्र, इंदर जैसे उदाहरण मिलते हैं। बोलचाल में मध्य स्वरागम खूब मिलता है। शर्म, शरम, धर्म, धर्म, कर्म, करम, गर्म, गरम। कुछ शब्द तो मानक भाषा में भी प्रविष्ट हो गए हैं। पूर्व, पूरब, सूर्य, सूरज, जन्म, जन्म, हुक्म, हुकुम, भक्त, भगत। इसे स्वर भक्ति भी कहते हैं। यूँ तो संस्कृत में स्वर भक्ति का अन्य अर्थों में भी प्रयोग मिलता है, किंतु सामान्यतः संयुक्त व्यंजनों के बीच उच्चारण की असुविधा दूर करने के लिए किसी स्वर आगम को स्वर भक्ति विप्रकर्ष या युक्ति विकर्ष भी कहा जाता है। अपनिहिति भी एक प्रकार का स्वरागामी है, जिस पे आगे ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत हम विचार करेंगे। अंत्य स्वरागम, ये प्रवृत्ति बहुत कम मिलती है। जर्मन में अगन, AGON से अंग्रेजी अगन, दवा से दवाई, पत्र से पतई आदि उदाहरण मिलते हैं। सम स्वरागम में भी समान स्वर का आगम हो जाता है। जैसे अग्नि, अग्गा। व्यंजनागम, व्यंजनागम, इस आगम में आदि, मध्य, अंत्य व्यंजनागम को देखा जा सकता है। इसमें कम उदाहरण मिलते हैं। नए व्यंजनों को आदि में लाने से प्रयत्न लाघव या मुक्सुक की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं होती। हर आगम के उदाहरण अवश्य मिलते हैं। जैसे ओष्ठ, होठ, अस्थि, हड्डी, उल्लास, हुलास। मध्य व्यंजनागम,
इसके उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। हमेशा, हरमेशा, बननर, बंदर, पर्ण, प्रण, सुनरी, सुंदरी, शाप, श्राप, सुनर, सुंदर, पक्ष, पंखा, वियोग, विरोग, पसंद, परसंद। इस प्रकार हिंदी और उसकी बोलियों में मुख्यतः र द व्यंजनों का आगम होता है। इनके आगम का कारण स्पष्ट नहीं है। अंत व्यंजनागम: चील, चिल, कल, काल, भ्रू, भौह, तिलस्म अंग्रेजी का, तारा कश्मीरी, परवा, परवाह, दरिया, दरियाव। स्वर व्यंजन आगम: आदि गुंजा, गुंगुची, मध्य खल, खरल, आलस, आलकस, आलसी, आलकसी, जेल, जेहल, लाश, लाश, डेढ़ा, डेवड़ा, समुद्र, समुंदर। विपर्य: अंति, रंग, रंग। इसमें किसी शब्द के स्वर व्यंजन या स्वर व्यंजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान से पहले के स्थान पर आ जाते हैं। जैसे कुछ भोजपुरी शब्दों के उच्चारण में अमरूद से अरमूद, यहाँ माँ और र व्यंजनों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। यदि पास पास की ध्वनियाँ एक दूसरे का स्थान लेती है तो पार्श्ववर्ती विपर्य होता है, अन्यथा दूरवर्ती विपर्य स्वर व्यंजन के आधार पर इनके कई भेद हो सकते हैं। कुछ उदाहरण में भोजपुरी में चहूपना, पहुँचना, अरमूद, अमरूद, डेस्क, डेस्क, चीकड़, कीचड़, काजू, चाकू, मतबल, मतलब, कहचरी, कचहरी। इसमें भी स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य, एकांगी विपर्य आदि शब्दांश विपर्य देखे जा सकते हैं। जैसे स्वर विपर्य में पार्श्ववर्ती स्वर विपर्य इंडो अफ्रीकी भाषा में LIE बनेगा LEI, बनाना। दूरवर्ती स्वर विपर्य कुछ, 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 कछु, यानी अनुमान, उन्मान प्राचीन साहित्य में मिलता है। व्यंजन विपर्य, पार्श्ववर्ती व्यंजन विपर्य जैसे चिन्ह, इसमें ह में हलंत है, अब ये बना चिन्ह, इसमें आधा न है। ऐसे ही ब्रह्मा, ह में हलंत है, ब्र में र की मात्रा है और यहाँ बना ब्रह्मा, ब में हलंत है, आधा म और हा। दूरवर्ती व्यंजन विपर्य जैसे अमरूद, अरमूद, महाराष्ट्र, मरहटा, मुकलचा, मुशलका, वाराणसी, बनारस, लखनऊ, नखलऊ। एकांगी विपर्य, वांद्रे ने ऐसे परिवर्तनों को विपर्य माना है जिसमें कोई एक स्वर या व्यंजन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है किंतु उसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं आता। इसके भी स्वर व्यंजन के आधार पर भेद हो सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा में फस्ट्रा का FESTRA का फ्रिस्टा, FRESTA खिड़की। बिट्रेन की बोली में दिबेरी, DEBRI, खाने का देबरी, DREBI। बिंदु, बूंद, ई का लोप ऊ का ऊ रूप में स्थान परिवर्तन हो गया। आद्य शब्दांश विपर्य, कभी कभी दो शब्दों के आरंभ के अंशों में विपर्य हो जाता है, जैसे घोड़ा गाड़ी का घोड़ा घाड़ी। बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत सी पड़ जाती है। ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर WA स्पूनर से ये विपर्य अधिकता हो जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूनरिज्म कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है, 2 बेग्स एंड ए रग के स्थान पर 2 बेग्स एंड ए बग। एक बार स्पूनर साहब ने बिगड़कर एक विद्यार्थी से कहा, यू हैव टेस्टेड ए होल वार्म। वे कहना चाहते थे, यू हैव वेस्टेड ए होल टर्म। हिंदी उदाहरण के लिए कड़ी किताब यानी बड़ी किताब, चाल दावल, दाल चावल आदि लिए जा सकते हैं। किसी ने पूछा, आपकी बड़ी
यानी घड़ी में क्या बजा है? उत्तर था 4:49। इसमें कभी कभी तो केवल स्वर विपर्य ही होता है, जैसे चूल्हा चौका से चोला चूका, नून तेल का नैन तूल, वह केवल बोलने में हो जाता है, भाषा पर इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। समीकरण में सावर्ण्य, सारूप्य तथा अनुरूपता इसके नाम हैं। इसमें एक ध्वनि दूसरी को प्रभावित कर अपना रूप दे देती है, जैसे संस्कृत चक्र से प्राकृत में चक्र हो गया है। यहाँ क ने र को प्रभावित या समीकृत करके क बना लिया। समीकरण मुख्यतः बोलने की सुविधा की दृष्टि से होता है। समीकरण दो प्रकार का होता है, व्यंजन का और स्वर का। इसमें भी भेद होते हैं, पुरोगामी आगे जाने वाला, पश्चिमगामी पीछे जाने वाला। व्यंजन, दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण। इसमें ध्वनियाँ पास पास न रहकर दूर दूर रहती हैं और पहली ध्वनि दूसरी को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। संस्कृत का शब्द भ्रष्ट भोजपुरी में भरभट हो गया है। पार्श्ववर्ती पुरोगामी समीकरण, इसमें ध्वनियाँ पास पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राकृत में पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। चक्र चक, पदम पद, व्याघ्र बग, मुक्त मुक, लग्न लग, यस जस, तक्र तक। हिंदी में चक्रिका से चक्की, पत्र से पत्ता इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूरवर्ती पश्चिमगामी समीकरण, इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण भी अधिक नहीं मिलते। नील लील। पार्श्ववर्ती पश्चिमगामी समीकरण, इसके उदाहरण प्राकृत में बहुत अधिक मिलते हैं। कर्म कम, धर्म धम, सर्प सप, दुग्ध दुग्ध, भक्त भक्त, श्रेष्ठ सेठ, दुर्गा दुग्गा। हिंदी में भी शर्करा शक्कर या कलेक्टर कलेक्टर जैसे उदाहरण मिलते हैं। स्वर, दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण, इसमें व्यंजन नियम की भांति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरे को प्रभावित करता है। जुल्म जुलम, जुलूम, पूरब पूर्व भोजपुरी, खुरपी खुरपी, सूरज सूरुज। अपूर्ण समीकरण, पूर्ण समीकरण देखें, अपूर्ण समीकरण भी होता है, जैसे नागपुर नागपुर। प अघोष ने ग घोष को क अघोष बना दिया है। डाकघर डाकघर, यहाँ घोष घ ने क अघोष को ग घोष कर दिया है। विषमीकरण, ये समीकरण का उल्टा है। इसमें दो एक सी ध्वनियों में एक ध्वनि किसी समान ध्वनि के प्रभाव से अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी बन जाती है। इसका प्रमुख कारण सुनने वाले की ध्वनि पहचानने की सुविधा कहा जाता है। भाषाओं में विषमीकरण की प्रवृत्ति में नहीं मानते। इसके सारे उदाहरण सरलता से घोषीकरण, र का ल का र, न का ल और ल का न में परिवर्तन आदि देखे जा सकते हैं। व्यंजन विषमीकरण, पुरोगामी विषमीकरण, जब प्रथम व्यंजन जो का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोगामी कहते हैं। लांगुली लंगूर, काक काग, कंकण कंगन। पश्चिमगामी विषमीकरण, इसमें प्रथम व्यंजन में विकार होता है। नवनीत लयनु भोजपुरी, पुर्तगालवी लीलो नीलाम, दरिद्र दलिद्दर भोजपुरी में, शाबाश शाबाश और चाबास भोजपुरी में। स्वर विषमीकरण, इसमें भी पुरोगामी विषमीकरण, संस्कृत पुरुष प्राकृत पुरुष। पश्चिमगामी विषमीकरण, मुकुट मऊर भोजपुरी में, नुपुर नेउर प्राचीन साहित्य में। संधि, ये नियम स्वर व्यंजन दोनों के संबंध से बने हैं। हिंदी में कुछ संधियों की प्रवृत्ति बोलने में दिखाई देती है। दूध दो को दुद्धो कहा जाता है, किंतु इसे समीकरण कहना अधिक समीचीन होगा। इसके अतिरिक्त भाषा के स्वाभाविक विकास में एक प्रकार की संधियाँ दिखाई पड़ती है। कुछ व्यंजन प व म य उच्चारण में स्वर के समीप होने के कारण स्वर में परिवर्तन हो जाता है
और फिर अपने से पहले के व्यंजन में मिल जाते हैं। कभी कभी इससे ध्वनियों में इतना परिवर्तन हो जाता है कि साधारणतः समझ में नहीं आता, जैसे सपत्नी, संवृत, सऊत, सोत, शत, सत, सौ, सऊ, सो, नयन, नयन, नैन, भ्रमर, भंवर, भोरा, आत्व, आत्म, आत्प, आर्य, आर्य। ऊष्मीकरण। कभी कभी कुछ ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती हैं। मूल का ध्वनि सप्तम वर्ग में ऊष्मीकृत है। इसी आधार पर भारतीय भाषाओं के कैंतुम और सप्तम 2 वर्ग बनाए गए हैं। लैटिन कैंतुम, संस्कृत शतम, अवेस्ता शतम, रूसी स्तो। स्वतः अनुनासिकता। शब्दों के विकास में अनुनासिकता 2 प्रकार की आ सकती है। सकारण, भंग, भांग, चूच, चोंच, कंपन, कांपना, चंद्र, चांद, भ्रू, भो, श्वास, सांस। इस दूसरे प्रकार में हम पाते हैं कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अनुनासिकता आ जाती है। उदाहरणार्थ सर्प से सांप। यहाँ मूल शब्द में अनुनासिकता नहीं थी, किंतु सांप में है। इसी को स्वतः अनुनासिकता कहते हैं। अकारण अनुनासिकता इसलिए नहीं कि दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता। यह अनुनासिकता क्यों आ जाती है? कुछ लोगों के अनुसार द्रविड़ प्रभाव है, कुछ लोग इसे अकारण मानते हैं। ब्लैक और टर्नर के अनुसार स्वर की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। ये लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल से भी इस प्रकार के अनुनासिकता मानते हैं। ग्रियर्सन इसे आधुनिक काल की प्रवृत्ति मानते हैं, किंतु इनके द्वारा दिया गया कारण ब्लॉक और टर्नर से बहुत भिन्न नहीं है। उनके अनुसार प्राकृत काल के बाद आधुनिक काल में जब स्वर दीर्घ होने लगे, सर्प, सप, सांप, तो ये प्रवृत्ति चली। इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि अनुनासिक ध्वनि हमारे लिए स्वाभाविक और आसान है और इसलिए कहीं कहीं इसका अनजाने विकास हो जाता है। जैसे सर्प से सांप, उष्ट, ऊंट, सत्य, सांच, कूप, कुआं, अशु, आंसू, श्वास, सांस, भ्रू, भो, वक्र, बाको। मात्रा भेद। इसके स्वर कभी ह्रस्व से दीर्घ, कभी दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। इन्हें स्वयंभू नहीं कहा जा सकता। क्षतिपूरकता तथा स्वराघात आदि के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन होते हैं। इसके भेद हो सकते हैं दीर्घ से ह्रस्व और ह्रस्वीकरण, जैसे शून्य से शून्य, आषाढ़ से अषाढ़, आफिसर से अफसर, आश्चर्य से अचरज, अगस्त से अगस्त, आभीर से अहीर, और ह्रस्व से दीर्घ अर्थात दीर्घीकरण, कंटक, कांटा, लज्जा, लाज, सुपुत्र, सपूत, अद्य, आज, जिह्वा, जीव, दुग्ध, दूध, शिक्षा, सीख, भक्त, भात, भिक्षा, भीख। इनमें दीर्घता क्षतिपूरक है। घोषीकरण, कुछ अघोष ध्वनियाँ घोष हो जाती है। ऐसा करने में प्राय उच्चारण सुविधा होती है। साक, साग, कंकण, कंगन, कूचिका, कुंजी, घोटक, घोड़ा, अमरूद, अमृत का अमरूद, मकर, मगर। एकादश 11 है। काक, काग। अघोषीकरण, कुछ घोष ध्वनियाँ अघोषित हो जाती हैं। साधारणतः इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते, जैसे अदद, अदत, मदद, मदत। पेशाची प्राकृत की ये प्रधान विशेषता थी। नगर, नकर, गगन, गगन, वारिद, वारिद, मेघ, मेघ। ऐसे ही भोजपुरी में डंडा और खूबसूरत को कहीं कहीं डंटा और खूबसूरत कहते हैं। महाप्राणीकरण, कभी कभी अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती हैं। वाष्प, भाप, वश्चिक, बिच्छू, किशमिश, मराठी, किसमिस, गृह, घर, ग्रहण, गिरना, दृष्ट, ढीठ, शुष्क, सूखा, हस्त, हाथ, वेश, भेष, परशु, फरसा, ताक, ताखा, पेड़, फेड़, पत्थर, पत्थर। अल्पप्राणीकरण, कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण हो जाता है। ग्रेसमैन नियम, जिसका आगे ध्वनि नियम शीर्षक के अंतर्गत वर्णन है। बोधामी, बोधामी,
सिंधु हिंदू, व्याधि कश्मीरी बौद्ध, दधामी दधामी, विधि कश्मीरी यद, युद्ध, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वशिष्ठ वशिष्ठ, भूख भूख, हाथ हाथ। विशेष प्रकार के ध्वनि परिवर्तन भी भाषाओं में मिलते हैं, जैसे अभिश्रुति, अपश्रुति, अभिनिहिति, पुरोहिति की भांति ही अभिश्रुति नाम का प्रयोग भी भाषा विज्ञानवेताओं ने किया, लेकिन वो भी इसमें एकमत नहीं है। जैसे शब्द के किसी आंतरिक स्वर में बाद के अक्षर में आने वाला किसी अन्य स्वर, अन्य गुण, अन्य मात्रा वाला नहीं के कारण परिवर्तन। पेई आदि कुछ विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर, अर्धस्वर या व्यंजन के कारण भी कभी कभी ये परिवर्तन हो जाता है। ब्लूमफील्ड और ग्रे इसे स्वर का पश्चिगामी समीकरण मानते हैं। अभिश्रुति जर्मन की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें कभी तो एक स्वर दूसरे के पूर्णतः अनुरूप हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर भी प्रकृति के समीप पहुंच जाता है। प्राचीन जर्मन, मध्यकालीन जर्मन, पुरानी अंग्रेजी और यहाँ के कारण बदलते बदलते हो गया। इस तरह डॉक्टर चटर्जी के अनुसार बंगला में भी यही प्रवृत्ति है। मध्य बंगाली हारिया, आधुनिक बंगाली हेरे खोकर हो गया। अभिश्रुति में यह भी दृष्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी समाप्त हो जाता है। पश्चिगामी समीकरण और इसमें यही थोड़ा अंतर है। यह शुद्ध पश्चिगामी समीकरण को भी ग्रे आदि इसके अंतर्गत रखते हैं। अपिनिहिति के साथ भी कभी अभिश्रुति देखी जाती है। परिवर्तन होने के पहले अपिनिहित स्वर आ जाता है। इस प्रकार अपिनिहिति अभिश्रुति प्राकृतों में भी मिलती है। आधुनिक भारतीय भाषा में बंगला और सिंगली में भी अभिश्रुति विशेष रूप से मिलती है। अधिनिहिति भाषा विज्ञान की पुस्तकों में अपिनिहिति का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। ग्रे तथा पेई आदि विद्वान इसे आगम के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ग्रे इसके व्यंजनी अपनिहिति और स्वरीय अपनिहिति दो भेद करते हैं, फिर इसके विभिन्न भेदों पर विचार करते हैं। कहना न होगा कि अपनिहिति का व्यापकतम रूप है। इसमें सभी प्रकार के आगम समाहित हो जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इससे मिलते जुलते अर्थ में अक्षरापिनिहिति का प्रयोग किया है और गुणे ने भी इसे इसी अर्थ में लिया है। इसे अक्षर या वर्ण का किसी शब्द में या उसके आरंभ में आगम कहते हैं, किंतु इसमें कुछ अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग आगम जैसे विस्तृत अर्थ में करना अपेक्षित नहीं है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और तारा पोरवाला आदि ने ये माना है कि ये एक प्रकार का स्वरागम है। उच्चारण सुविधा के लिए इसमें कोई स्वर आ जाता है, ये पूर्व श्रुति के रूप में होता है। साथ ही अपिनिहिति के लिए ये भी आवश्यक है कि शब्द में आने वाले स्वर की प्रकृति का कोई स्वर या अर्धस्वर पहले से वर्तमान हो। संस्कृत से अवस्था की तुलना करने पर पता चलता है कि अपिनिहिति अवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द में यदि कोई ऐसा स्वर आ जाए जिसकी प्रकृति का स्वर या अर्धस्वर पहले से वर्तमान हो, तो उस स्वरागम का अपनिहिति कहते हैं। इस प्रकार का स्वर प्राय आदि या मध्य में उच्चारण सुविधा के लिए आता है। इस आधार पर इसके आदि अपनिहिति, मध्य अपनिहिति दो भेद किए जा सकते हैं, जैसे स्नान, स्नान, सटेशन, स्टेशन, स्प्रिंग, स्प्रिंग, बेल, बैल, बेला, बैला, स्थिति, स्थिति। इस प्रकृति के स्वर में आने के कारण इसे समस्वरागम भी कहा जा सकता है। अपश्रुति, अपश्रुति शब्द के व्यंजन तो प्राय जो के त्यों रहते हैं, किंतु स्वरों विशेषतः आंतरिक स्वर में परिवर्तन के कारण अर्थ बदल जाता है। जैसे चलन, चलान। यूँ कभी कभी इनमें
कुछ और अंश भी पहले या बाद में जुड़ जाता है, जैसे अंग्रेजी में चूस, चोस, चूसन। ये प्रवृत्ति प्रमुखतः भारोपीय, हेमेटिक और सेमेटिक परिवार की भाषाओं में मिलती है। भाषा विज्ञान में अपश्रुति नाम से अभिहित की गई है। स्वरों का ये परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मात्रिक या गुणीय। मात्रिक परिवर्तन में मात्रा का अर्थ है ह्रस्व दीर्घ। जब स्वर वही रहे, केवल उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाए तो मात्रिक अपश्रुति कहते हैं। जैसे संस्कृत में भरद्वाज और भारद्वाज। गुणीय में स्वर मात्र गुणों की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है, जैसे पश्य के स्थान पर अग्र। जैसे कुतुब पुस्तक, कातिब लिखने वाला। दशरथ दाशरथी। इस तरह से विभिन्न कारणों से ध्वनि परिवर्तन होता है। धन्यवाद।